स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रोड टू प्लासी एंड बक्सर। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने सभी यूरोपियन राइवल्स को हराकर मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेती है। अब हम जानेंगे कि कंपनी कैसे इंडियन रूलर्स को हराकर इंडिया में एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर बनकर उभरती है। एक एक करके इंग्लिश कंपनी बहुत सी इंडियन प्रोविंसेस को जीत लेती है और इसमें सबसे पहले नंबर आता है बंगाल का। बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर को इंडियन हिस्ट्री के मेजर टर्निंग पॉइंट्स में से माना जाता है। तो आज हम इन्हीं गेम चेंजिंग बैटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। बंगाल उस समय के इंडिया के प्रोविंसेस में सबसे ज्यादा फर्टाइल और रिच था। आज के बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा इसके पार्ट होते थे। यहां की इंडस्ट्रीज और कॉमर्स भी वेल डेवलप्ड थी। नाम के लिए तो ये मुगल एम्पायर का पार्ट था, लेकिन यहां के नवाब वास्तव में इंडिपेंडेंट रूलर की तरह शासन कर रहे थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कई जगह अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करती है और कलकत्ता में 1696 से 1706 के बीच एक फोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन कराती है। इस फोर्ट का नाम इंग्लैंड के किंग विलियम III के ऑनर में फोर्ट विलियम रखा जाता है। बंगाल में कंपनी के ट्रेडिंग इंटरेस्ट्स को सेफ और सिक्योर रखने के लिए इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन कराया गया था। मतलब ये डिफेंस के पर्पस के लिए बनवाया गया था। बंगाल से कंपनी का काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था, जिसमें कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स मेजर ट्रेड आइटम थे। 1717 में मुगल एम्परर फारूक सियार अपने फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन भी दे देते हैं। हम कह सकते हैं कि बंगाल में कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग इंटरेस्ट्स थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच 1757 में प्लासी की बैटल होती है? आइए जानते हैं। बैकग्राउंड टू बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल में सिचुएशन तब बदलने लगती है जब 1756 में एक स्ट्रॉन्ग रूलर नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और उनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। सिराजुद्दौला के कुछ राइवल्स थे जो उनकी जगह खुद नवाब बनना चाहते थे, जैसे कि पूर्णिया की शौकत जंग और ढाका की घसीटी बेगम। इसके साथ ही कर्नाटक वॉर्स के बाद से ही नवाब इंग्लिश कंपनी के प्लान्स को लेकर डाउट में थे। ऐसी सिचुएशन में जब इंग्लिश कंपनी इनडायरेक्टली नवाब की राइवल घसीटी बेगम को सपोर्ट करती है और बंगाल के पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को असाइलम भी देती है, तो नवाब का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा मुगल फरमान के अनुसार जो दस्तक यानी कि फ्री पासेस कंपनी को अपने ट्रेड के लिए मिलते थे, कंपनी उनका मिसयूज करना शुरू कर देती है। कंपनी के एम्प्लॉइज कंपनी के ट्रेड के साथ साथ अपने प्राइवेट ट्रेड में भी इन फ्री पासेस का यूज करते थे, जबकि मुगल फरमान में सिर्फ कंपनी के ट्रेड को ही यह राइट दिया गया था। इसके अलावा इंडियन मर्चेंट्स को भी पासेस बेच देते थे। ये एक तरह से चीटिंग थी और इससे नवाब को काफी रेवेन्यू लॉस भी उठाना पड़ रहा था। इसी बीच कंपनी फोर्ट विलियम को और भी ज्यादा फोर्टिफाई करने लगती है और फोर्ट की वॉल्स पर गन्स तैनात कर दी जाती हैं, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि फ्रेंच से चल रहा कॉन्फ्लिक्ट बंगाल तक एक्सटेंड कर सकता है। ये सब देखने के बाद नवाब कंपनी को वार्निंग देते हैं कि वो ऐसा करना बंद करें, लेकिन कंपनी उनकी बात नहीं सुनती। नवाब को लगता है कि कंपनी उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रही है, इसलिए वो कंपनी के खिलाफ एक्शन लेते हैं और कलकत्ता की तरफ मार्च करते हुए फोर्ट विलियम को 20 जून 1756 को कैप्चर कर लेते हैं। फिर नवाब अपनी इस आसान जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कलकत्ता का चार्ज माणिक चंद को देकर अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद लौट जाते हैं। ये नवाब की बहुत बड़ी गलती साबित होती है। वो अपने एनिमी की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। इसका फायदा उठाकर कुछ अंग्रेज अपनी शिप्स के साथ हुगली रिवर के रास्ते भाग जाते हैं, क्योंकि माणिक चंद के पास कोई नेवल फोर्स नहीं थी, इसीलिए वो अंग्रेजों को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। इंग्लिश ऑफिशियल्स सी के पास फुल्टा नाम की जगह पर शरण लेते हैं, क्योंकि यहां अपनी नेवल स्ट्रेंथ की वजह से वो सेफ रह सकते थे। यहां वो मद्रास से हेल्प आने का वेट करते हैं। कलकत्ता के फॉल की न्यूज अगस्त 1756 तक मद्रास पहुंचती है और फिर कुछ डिले के बाद
16 अक्टूबर 1756 को एडमिरल वॉटसन और कर्नल क्लाइव की लीडरशिप में मद्रास से एक स्ट्रांग नेवल और मिलिट्री फोर्स कैलकाटा के लिए भेज दी जाती है। यह फोर्स दिसंबर 1756 में कैलकाटा पहुंच जाती है और इसके बाद 2 जनवरी 1757 को ही क्लाइव मानिक चंद को ब्राइब देकर कैलकाटा को वापस जीत लेते हैं और फरवरी 1757 में नवाब सिराजुद्दौला क्लाइव के साथ अलीनगर की ट्रीटी साइन करते हैं। नवाब ने कैलकाटा को जीतने के बाद उसका नाम अलीनगर कर दिया था। इस ट्रीटी के अनुसार नवाब अंग्रेजों को उनके पुराने ट्रेडिंग प्रिविलेजेस वापस कर देते हैं, उनको कैलकाटा को फोर्टिफाई करने की परमिशन दे देते हैं और इस दौरान हुए अंग्रेजों के पूरे नुकसान की भरपाई का भी प्रॉमिस करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं होते और एक कंस्पिरेसी प्लान की जाती है जो जन्म देती है बैटल ऑफ प्लासी को। तो आइए जानते हैं इस कंस्पिरेसी और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी। अंग्रेज समझ चुके होते हैं कि सिराजुद्दौला के नवाब रहते हुए उनके ऊपर खतरा हमेशा बना रहेगा, इसलिए वो नवाब के खिलाफ चल रही एक कंस्पिरेसी से जुड़ जाते हैं। इस कंस्पिरेसी के अनुसार सिराजुद्दौला की जगह उनके ही मीर बख्शी मीर जाफर को नवाब बनाने का प्लान होता है। मीर जाफर के अलावा इसमें शामिल होते हैं मानिक चंद, जो कैलकाटा के ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, अमीचंद, जो एक रिच मर्चेंट थे, जगत सेठ, जो बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे, और खादिम खान, जो नवाब की आर्मी में कमांडर थे। प्लान के अकॉर्डिंग अंग्रेज नवाब के सामने ऐसी डिमांड्स रखते हैं जिन्हें नवाब कभी नहीं मान सकते थे। नवाब समझ जाते हैं कि अब अंग्रेजों के साथ वॉर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दोनों साइड्स 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान पर, जो मुर्शिदाबाद से अराउंड 30 किलोमीटर की दूरी पर था, मिलते हैं। लेकिन प्लासी का बैटल सिर्फ नाम के लिए ही बैटल था। इसमें अंग्रेजों की साइड से 50 से भी कम लोग मारे जाते हैं, जबकि नवाब लगभग अपने 500 आदमी खो देते हैं। नवाब की आर्मी का मेजर पार्ट, जो ट्रेटर्स मीर जाफर और राय दुर्लभ की कमांड में था, बैटल में कोई हिस्सा ही नहीं लेता। नवाब के सोल्जर्स का सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप ही, जिसको मीर मदन और मोहन लाल लीड कर रहे थे, बहादुरी के साथ लड़ता है। लेकिन अंत में नवाब मैदान छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं और मीर जाफर के पुत्र मीरान उनको मुर्शिदाबाद के रास्ते में मार देते हैं। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और इनाम के रूप में अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी दी जाती है और साथ ही कैलकाटा पर अटैक की कॉम्पेंसेशन के लिए 1,77,00,000 रुपए मीर जाफर कंपनी को देते हैं। इसके अलावा बहुत से गिफ्ट्स और ब्राइब कंपनी के ऑफिशियल्स को भी दिए जाते हैं, जैसे कि क्लाइव को अराउंड 2 मिलियन से भी ज्यादा का इनाम मिलता है। दोस्तों, ये तो थी बैटल ऑफ प्लासी की कहानी, जो अंग्रेजों के लिए बंगाल के मास्टर बनने का रास्ता खोल देती है और कैसे मीर जाफर जैसे एक बंदे की ट्रेचरी की वजह से इतिहास की दिशा ही बदल जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब कमर्शियल के साथ पॉलिटिकल एंटिटी भी बन जाती है। इससे उनकी प्रेस्टीज में भी इजाफा होता है और एक ही झटके में वो इंडिया के एम्पायर के एक मेजर कंटेंडर बन जाते हैं। बंगाल से मिलने वाले रेवेन्यू की वजह से ही अंग्रेज एक स्ट्रांग आर्मी ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और देश के बाकी हिस्सों को जीतने का खर्चा भी मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा बंगाल पर कंट्रोल एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में भी डिसाइसिव रोल निभाता है, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई प्लासी के युद्ध की, लेकिन बंगाल को जीतने की कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो खत्म होती है बक्सर के युद्ध के बाद। तो चलिए अब उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी की बैटल में कंपनी का साथ देने के बदले में मीर जाफर को बंगाल की नवाबशिप मिल जाती है, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास होता है कि उन्हें यह डील काफी महंगी पड़ रही है। कंपनी और उसके ऑफिसर्स की डिमांड बढ़ती ही रहती है और नवाब की ट्रेजरी धीरे धीरे खाली होने लगती है। कंपनी के डायरेक्टर्स ने भी ऑर्डर दे दिया था कि बंगाल से ही बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज का खर्चा भी निकाला जाए और बंगाल के रेवेन्यू से ही कंपनी इंडिया से होने वाले एक्सपोर्ट्स को परचेज करेगी। इसका मतलब कंपनी अब सिर्फ इंडिया से ट्रेड नहीं कर रही थी, बल्कि बंगाल के नवाब पर अपने कंट्रोल का यूज करके वहां की वेल्थ को ड्रेन करने में लगी थी। मीर जाफर समझ गए कि कंपनी और उसके ऑफिशियल्स की डिमांड्स को पूरा करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ कंपनी के ऑफिशियल्स भी नवाब को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहे थे।
इसलिए अक्टूबर 1760 में कंपनी मीर जाफर को फोर्स करती है कि वो नवाब की गद्दी अपने सन इन लॉ मीर कासिम के फेवर में छोड़ दे, और इस तरह मीर जाफर को रिप्लेस करके बंगाल के नवाब बन जाते हैं मीर कासिम। मीर कासिम बदले में कंपनी को बुर्दवान, मिदनापुर और चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट्स की जमींदारी दे देते हैं। साथ ही इंग्लिश ऑफिशियल्स को करीब 29 लाख रुपए के प्रेजेंट्स भी गिफ्ट करते हैं। कंपनी ने सोचा था कि मीर कासिम उनके पपेट की तरह रहेंगे, लेकिन मीर कासिम कंपनी की ऐसी सभी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। वो एक एबल, एफिशिएंट और स्ट्रांग रूलर थे। मीर कासिम अपने आप को फॉरेन कंट्रोल से फ्री करना चाहते थे। उनको ये रियलाइज होता है कि अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए उनके पास एक एफिशिएंट आर्मी और फुल ट्रेजरी का होना जरूरी है। इसलिए वो अलग अलग रिफॉर्म्स के थ्रू अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में से करप्शन को खत्म करके। इसके साथ ही वो यूरोपियंस की तरह एक मॉडर्न और डिसिप्लिन्ड आर्मी भी बनाने की कोशिश करते हैं। कंपनी से दूरी बनाने के लिए वो अपनी कैपिटल को भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लेते हैं। मीर कासिम कंपनी के ऑफिसर्स के द्वारा होने वाले दस्तख्त का मिसयूज रोकने के लिए एक ड्रास्टिक स्टेप लेते हैं और इंटरनल ट्रेड पर लगने वाली सभी ड्यूटीज को खत्म कर देते हैं। एक सॉवरेन रूलर होने के नाते वो ऐसा कर सकते थे। इसकी वजह से इंडिया के और कंपनी के मर्चेंट्स की पोजीशन एक जैसी हो जाती है। ये सब कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो अपने और इंडियंस के बीच इक्वालिटी को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। कंपनी नवाब से डिमांड करती है कि इंडियन ट्रेडर्स पर फिर से ड्यूटीज इंपोज कर दी जाएं। इसी बात पर बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच एक बार फिर बैटल की शुरुआत होती है। 1763 में शुरू की कुछ बैटल्स में मीर कासिम हार जाते हैं और वो अवध चले जाते हैं। अवध में मीर कासिम वहां के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ अलायंस बनाते हैं। ये तीनों मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में मेजर मनरो की कमांड में कंपनी की आर्मी से आमना सामना करते हैं। इन तीनों पावर्स की 40,000 से 60,000 की कंबाइंड आर्मी कंपनी की अराउंड 7,000 की आर्मी से बुरी तरह हार जाती है और बक्सर के बैटल में अंग्रेजों की जीत होती है। दोस्तों, ये तो हुई बक्सर के युद्ध की कहानी। आइए अब इसके रिजल्ट्स क्या रहे वो भी जानते हैं। आफ्टरमैथ ऑफ बक्सर। बक्सर का बैटल इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट डिसाइसिव बैटल्स में से एक माना जाता है। इसने दो मेजर इंडियन पावर्स की कंबाइंड आर्मी के अगेंस्ट इंग्लिश आर्म्स की सुपीरियरिटी को साबित कर दिया था। इसने ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और ओडिशा का मास्टर बना दिया और अवध को भी इनकी दया पर लाकर खड़ा कर दिया। मुगल एम्परर शाह आलम II से कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, यानी कि यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट अब कंपनी के पास होगा। इस तरह बंगाल पर कंपनी का कंट्रोल अब लीगलाइज्ड हो जाता है। कंपनी इसके बदले में मुगल एम्परर को 26 लाख रुपए की सब्सिडी देने का प्रॉमिस करती है और अवध के 2 डिस्ट्रिक्ट्स कोरा और इलाहाबाद भी इन्हें दे देती है। मुगल एम्परर 6 साल तक इलाहाबाद के फोर्ट में एक तरह से अंग्रेजों के प्रिजनर के जैसे रहते हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है। इसके अनुसार नवाब कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में देते हैं और साथ ही कोरा और इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट्स एम्परर शाह आलम II को सरेंडर कर देते हैं और दोनों के बीच एक अलायंस साइन होता है जिसमें कंपनी किसी भी आउटसाइड अटैक से नवाब को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करती है अगर नवाब कंपनी की आर्मी का खर्चा उठा ले। इस अलायंस के बाद अवध के नवाब कंपनी के डिपेंडेंट बन जाते हैं। इस तरह बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को न सिर्फ बंगाल का डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है बल्कि अवध भी इनडायरेक्टली इनके कंट्रोल में आ जाता है। दोस्तों, ये तो बात हुई अंग्रेजों द्वारा बंगाल के कॉन्क्वेस्ट की। प्लासी और फिर बक्सर के बैटल से अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कंट्रोल में कर लिया था। इस सब में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का राइज हम देखते हैं। वो थे रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल के पहले गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। तो आइए उनके राइज को भी डिस्कस कर लेते हैं। राइज ऑफ क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। क्लाइव का करियर कंपनी के एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय के रूप में शुरू होता है और कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी के गवर्नर बनने तक चलता है।
सबसे पहले 1744 में क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फैक्टर या कंपनी एजेंट के रूप में काम करने के लिए मद्रास से सेंट जॉर्ज फोर्ट पहुंचते हैं। इसके बाद वो अपनी एबिलिटी साबित करने के लिए कंपनी की आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। सेकेंड कर्नाटिक वॉर के समय आर्कॉट की सीज में ब्रिटिश विक्ट्री में अपने रोल के लिए क्लाइव को काफी फेम और प्रशंसा मिलती है। फिर 1753 में वो ब्रिटेन लौट जाते हैं, लेकिन 1755 में ही उन्हें इंडिया वापस बुला लिया जाता है क्योंकि फ्रेंच के साथ फिर से युद्ध की सिचुएशन बन रही थी। उनको कडलौर में फोर्ट सेंट डेविड का डेप्यूटी गवर्नर बनाया जाता है। फिर 1757 में वो एडमिरल वॉटसन के साथ मिलकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से कैलकाटा को रिकैप्चर करते हैं। इसके बाद क्लाइव कंस्पिरेसी की हेल्प से बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। क्लाइव बंगाल में कुछ फ्रेंच पोर्ट्स को भी कैप्चर कर लेते हैं। इन अचीवमेंट्स के लिए उन्हें लॉर्ड क्लाइव बैरन ऑफ प्लासी का टाइटल दिया जाता है। प्लासी की जीत के बाद कंपनी इंडिया में एक पैरामाउंट पावर बन जाती है। बंगाल उनका हो जाता है, जिससे कंपनी के फॉर्चून में बहुत बड़ा इजाफा होता है। 1760 में क्लाइव फिर से इंग्लैंड लौट जाते हैं। इसके बाद 1765 में वो बंगाल के गवर्नर और कमांडर इन चीफ के रूप में इंडिया वापस आते हैं। क्लाइव ही बक्सर की बैटल के बाद होने वाले इलाहाबाद की ट्रीटी को नेगोशिएट और साइन करते हैं। क्लाइव समझदारी दिखाते हुए अवध को एनेक्स नहीं करते, क्योंकि वो अवध को ब्रिटिश और मराठास के बीच बफर की तरह यूज करना चाहते थे। इसके साथ ही बंगाल में क्लाइव सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। इस सिस्टम के अनुसार बंगाल में दीवानी राइट तो कंपनी के पास रहते हैं, लेकिन निजामत यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन देखने के राइट्स नवाब के पास ही रहते हैं। इसका मतलब था कंपनी के पास पावर तो पूरी रहेगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं। क्लाइव 1767 तक बंगाल के गवर्नर रहते हैं। हम कह सकते हैं कि इंडिया में कंपनी का एम्पायर एस्टैब्लिश करने में क्लाइव का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। कंक्लूजन। दोस्तों, यह थी अंग्रेजों द्वारा बंगाल के कॉन्क्वेस्ट की पूरी हिस्ट्री। जहां एक तरफ प्लासी का बैटल इंग्लैंड के लिए बंगाल का दरवाजा खोलता है, वहीं बक्सर कंपनी की राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं पर एक मोहर लगा देता है। इसके साथ ही हमने क्लाइव की स्टोरी को भी समझा, जो बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर बनते हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बंगाल के बाद इंडिया के बाकी पार्ट्स पर भी एक एक करके अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।